अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं अमेरिका के एक ऐसे क्रिमिनल की जो कि 50 साल गुजरने के बाद भी आज तक पकड़ा नहीं गया। अमेरिका की टॉप लेवल की FBI एजेंसी और दीगर एजेंसियां 50 साल से इसको ढूंढ रही हैं, लेकिन वो आज तक नहीं उन्हें मिला और आखिर जुलाई 2016 को इसकी फाइल बंद कर दी गई और ये केस इसी तरह अनसॉल्व्ड रह गया। ये कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 वेडनेसडे वक्त तकरीबन 2 बजे। अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोइंग 727 सियाटल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। इसमें 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। इन्हीं में से एक शख्स था जिसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था, ब्लैक टाई, व्हाइट शर्ट और ब्लैक सनग्लासेस लगाई हुई थी और उसके पास एक ब्लैक ब्रीफ केस भी था। ये शख्स डैन कूपर के नाम से नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के काउंटर से पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर $20 की एक वन वे टिकट खरीदता है और इसी प्लेन में सफर करता है। ये शख्स उन्हीं 36 पैसेंजर में से एक था और ये हाईजैकर था। A hijacker calling himself D.B. Cooper jumped from an airliner in flight and demanded a $200,000 ransom and a parachute. 305, we have a hijack in progress. He said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we all be dead. What really happened to D.B. Cooper? You believe that your uncle was D.B. Cooper? There has never been a trace of Cooper or his true identity. It doesn't feel good to acknowledge that this is the only unsolved skyjacking in American history. 1970 में एयरपोर्ट पर लोगों की चेकिंग नहीं होती थी और ना ही टिकट खरीदने के लिए कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती थी, लिहाजा इसने टिकट के ऊपर अपना नाम डैन कूपर लिखवाया और ये शख्स इसी फ्लाइट 307 में सवार हो गया जो कि सियाटल एयरपोर्ट के लिए सफर कर रही थी। ये एक शॉर्ट रूट फ्लाइट थी जिसका दौरानिया सिर्फ 30 मिनट था। डैन कूपर नामी ये शख्स आखिरी रो में सीट नंबर 18E पर बैठा हुआ था और सिगरेट पी रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद ये शख्स एयर होस्टेस को अपना तारफ करवाता है कि मिस, मेरा नाम डैन कूपर है, और एक मुस्कुराहट के साथ उस एयर होस्टेस को एक नोट पकड़ा देता है। इस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शेफनर था। ये एक 23 साल की यंग लेडी थी जिसको लगा कि शायद ये शख्स उसको फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने ये नोट पढ़े बगैर अपनी कोट की जेब में डाल लिया। जब डैन कूपर ने देखा कि एयर होस्टेस ने उसका नोट नहीं पढ़ा तो उसने फिर एयर होस्टेस को आवाज़ दी और कहा कि मिस, आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। शेफनर ने वो नोट खोलकर पढ़ा तो उस पर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब एंड आई वुड लाइक टू यूज सिट बाय मी। शेफनर ये नोट पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी, लिहाजा उसने अपनी कोवर्कर टीना मैक्लॉय को वो नोट पकड़ा दिया और उसको सारी बात बता दी। टीना मैक्लॉय भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो डैन कूपर की साइड में आके बैठ गई और उसने उससे कहा कि कहीं वो उनसे मजाक तो नहीं कर रहा। लिहाजा डैन कूपर ने अपना ब्लैक ब्रीफकेस खोल के दिखाया जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स एक टेप के साथ बंधी हुई थी। इसके अलावा वहाँ पे कुछ तारें भी थीं और एक बैटरी भी थी। यकीनन वो एक बॉम्ब ही था। अब कूपर टीना मैक्लॉय को यह कहता है कि अगर उसकी डिमांड पूरी ना हुई तो वो इस जहाज़ को बॉम्ब के साथ उड़ा देगा। लिहाजा वो टीना मैक्लॉय को अपनी डिमांड लिखवाना शुरू करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक। इसके अलावा उसको 2 फ्रंट पैराशूट चाहिए, 2 बैक पैराशूट चाहिए, और जब ये जहाज़ सियाटल एयरपोर्ट पर उतरे तो इसे टर्मिनल से दूर किसी जगह पर पार्क किया जाए और वहाँ रीफिलिंग के लिए एक ट्रक पहले से मौजूद होना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि FBI या लोकल पुलिस ने अगर कोई चलाकी करने की कोशिश की तो मैं इस जहाज को बॉम्ब के साथ उड़ा दूंगा। टीना मैक्लॉय ये सारी डिमांड लेकर कॉकपिट में जाती हैं और पायलट विलियम स्कॉट को बनाती हैं जो कि इस वक्त जहाज की कमान कर रहे थे। विलियम स्कॉट रेडियो के जरिए ये सारी डिमांड्स ATC को बताते हैं कि उनका जहाज हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर ने ये डिमांड रखी हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन फौरन FBI और लोकल पुलिस के साथ शेयर कर दी जाती है। मजे की बात दोस्तों ये है कि जहाज में बैठने वाले पैसेंजर्स को अभी तक ये पता नहीं लगा था कि उनका जहाज हाईजैक हो चुका है और वो होस्टेज बन चुके हैं। लोकल पुलिस और FBI को जब ये इंफॉर्मेशन पास की जाती है तो उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नेरोब को भी ये बात बता दी जाती है। नेरोब को अपनी एयरलाइन की इज्जत और 36 पैसेंजर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, लिहाजा उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फ़ैसला लिया और वो फ़ैसला ये था कि उन्होंने ATC को कहा कि जहाज़ के पायलट को बताएं कि वो डैनल कूपर के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करे और उसको ये बता दें कि उसकी तमाम मांगें पूरी कर दी जाएंगी। टीना मैक्लॉय कूपर और पायलट के दरमियान कम्युनिकेशन का एक जरिया बनी हुई थी। जो ही ATC की तरफ से जहाज में यह मैसेज भेजा जाता है, टीना मैक्लॉय फौरन कूपर को बताती हैं कि जमीन पर उसकी तमाम मांगें पूरी कर ली गई हैं। तो कूपर एक और डिमांड करता है। वो कहता है कि उसे $2 लाख सारे 20-20 के नोट में चाहिए। टीना मैक्लॉय पायलट के जरिए वो मैसेज भी ATC को फॉरवर्ड करवा देती हैं कि कूपर की ये डिमांड है कि उसे जो भी रकम दी जाए वो 20-20 के नोट में होनी चाहिए।
पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की थी और आधा घंटा इसी बातचीत में गुजर गया। एटीसी की तरफ से जहाज के पायलट को यह पैगाम दिया जाता है कि जब तक कूपर की तमाम रकम और पैराशूट का अरेंज नहीं होता वो सियाटल के आसमान में इस प्लेन को गोल गोल घुमाता रहे। लिहाजा आधे घंटे की ये फ्लाइट 4 घंटे की फ्लाइट बन गई। जहाज की तरफ से पैसेंजर को यह अनाउंसमेंट की जाती है कि किसी टेक्निकल खराबी की वजह से अभी जहाज सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता। 5:24 पर एटीसी की तरफ से जहाज के पायलट को यह पैगाम दिया जाता है कि कूपर की रकम और पैराशूट का अरेंज हो चुका है, लिहाजा जहाज को सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड किया जा सकता है। टीना मक्लोए कूपर को जाके बताती है और कूपर जहाज को लैंड करने की इजाजत दे देता है। प्लान के मुताबिक कूपर टीना मक्लोए को कहता है कि जहाज को मेन टर्मिनल से दूर किसी कम रोशनी वाले रनवे पर लैंड किया जाए। इसके अलावा वो कहता है कि जहाज की अंदर की लाइट को डिम कर दिया जाए और तमाम विंडोज को बंद कर दिया जाए। कूपर के बताने के मुताबिक जहाज को मेन टर्मिनल से दूर लैंड किया जाता है। कुछ ही देर बाद जहाज का एक एम्प्लॉय $2 लाख से भरा हुआ बैग और 4 पैराशूट लेकर जहाज की पिछले जानब आ जाता है। 1970 के दौरान बोइंग 727 जहाज की पिछली सिमत पर एक सीढ़ियां होती थी जिससे जहाज में अंदर आया और जाया जा सकता था। शायद इसी वजह से कूपर ने इस जहाज को सिलेक्ट किया था। चूं ही जहाज का एम्प्लॉय $2 लाख से भरा हुआ बैग और 4 पैराशूट लेकर जहाज की पिछली जानब आता है, टीना मक्लोए वो बैग और पैराशूट लाकर कूपर के हवाले कर देती हैं। कूपर पैसेंजर और क्रू मेंबर को जहाज से जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन अभी तक जहाज के किसी पैसेंजर को यह पता नहीं लगा था कि मुसलसल 4 घंटे से उनका जहाज हाईजैक था और वो अब तक होस्टेज बने हुए थे। थोड़ी ही देर बाद जहाज को दोबारा रीफिल कर दिया जाता है। अब टाइम था तकरीबन 7:40 और जहाज दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार था। अब जहाज में सिर्फ 5 लोग सवार थे, जिनमें एक जहाज के पायलट विलियम ए स्कॉट, दूसरे उनके को पायलट बिल रेटरक्जैक और तीसरे जहाज के इंजीनियर एंडरसन और चौथे फ्लाइट अटेंडेंट टीना मक्लोए और इसके अलावा 5वां बजाते खुद कूपर। अब रीफिलिंग के बाद सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार था। कूपर दोबारा फिर जहाज के पायलट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो जहाज को मेक्सिको की तरफ ले जाए, लेकिन पायलट कहता है कि मेक्सिको की तरफ जाना जहाज के लिए मुमकिन नहीं। इस दौरान जहाज को एक दफा फिर दोबारा रीफिलिंग की जरूरत होगी, लिहाजा कूपर जहाज को रीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रीफिलिंग की इजाजत दे देता है। इसके अलावा कूपर कहता है कि जहाज की पिछली सीढ़ियां हर वक्त खुली होनी चाहिए, तो उसको बताया जाता है कि खुली सीढ़ियों के साथ जहाज का टेक ऑफ करना नामुमकिन है। जैसे ही जहाज टेक ऑफ करेगा सीढ़ियां खोल दी जाएंगी। कूपर यह बात मान लेता है और 7:40 पर यह जहाज दोबारा एक दफा फिर टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ करने के बाद यह जहाज कूपर की डिमांड के मुताबिक मेक्सिको सिटी की तरफ जा रहा था। इसकी सीढ़ियां खोल दी जाती हैं। कूपर अब पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कूपर पायलट को कहता है कि इस जहाज की बुलंदी 10,000 फीट तक होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी स्पीड 150 नॉट तक होनी चाहिए। इसके फ्लैप यानी विंग्स 35 डिग्री झुके होने चाहिए और इसके साथ साथ इसका लैंडिंग गियर ओपन होना चाहिए। इन तमाम बातों से हम एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि कूपर बोइंग 727 के बारे में अच्छी मालूमात रखता था। इसके बाद दोस्तों जो हुआ वो एक फिल्मी सीन से कम नहीं था। कूपर टीना मक्लोए को कारपेट में जाने का ऑर्डर देता है। टीना मक्लोए कारपेट में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद करती है। जब वो अंदर से दरवाजा बंद करने लगती है तो उसने आखिरी दफा जब कूपर को देखा तो वो अपने पैसे संभालने के बाद पैराशूट अपने जिस्म के साथ बांध रहा था ताकि वो डाइविंग कर सके। उसके बाद टीना मक्लोए कारपेट का दरवाजा अंदर से बंद कर देती हैं। दोस्तों जमीन पर FBI भी आराम से नहीं बैठी थी। FBI ने 2 फाइटर जेट F-106 इस जहाज के पीछे लगा दिए। इसके साथ साथ एक T-33 ट्रेनर जेट भी इस जहाज के पीछे लगा दिया ताकि जब कूपर इस जहाज से छलांग लगाए तो उसका पता लगाया जा सके। लेकिन उस रात मौसम बहुत अजीब था, बहुत खतरनाक था, जो कि कूपर को फायदा दे गया। आसमान पर हर तरफ बादल ही बादल थे, रोशनी ना होने के बराबर थी। इसके अलावा तेज हवा चल रही थी और बर्फीली बारिश हो रही थी और टेम्परेचर -7 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच चुका था। टीना मक्लोए कॉकपिट में पायलट के साथ बैठी हुई थी। किसी को कोई पता नहीं था कि कूपर जहाज के पिछले हिस्से में है या नहीं है। अचानक से जहाज को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इस झटके के बाद जहाज को री-लेवल किया गया, रीबैलेंस किया गया। रात 10:15 पर यह जहाज रीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लैंड करते ही इसको लोकल पुलिस और FBI के एजेंट घेर लेते हैं और जहाज की तलाशी लेते हैं, मगर डैन कूपर का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता, बल्कि उसकी एक ब्लैक टाई पर लगा एक क्लिप और 8 सिगरेट के बट्स मिलते हैं, जो सिगरेट उसने इस प्लेन में बैठ के पिए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों डैन कूपर जाते हुए उस नोट को भी ले गया था जो उसने टीना मक्लोए को दिया था। सब लोग जानते थे कि कूपर जहाज से कूदा, लेकिन किस जगह कूदा ये कोई नहीं जानता था।
लेकिन उसके बाद जहाज के पायलट ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI को बताया कि विक्टर 23 लोकेशन पर जब जहाज को एक अच्छा खासा झटका लगा था, हो सकता है कि कूपर वहां पे कूदा हो। लिहाजा जहाज के पायलट ने वो लोकेशन और टाइम नोट डाउन कर लिया था। उस वक्त टाइम 8:13 था। लिहाजा FBI ने वहीं से कूपर की तलाश शुरू कर दी और उस इलाके को उसका फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया। यह इलाका जिसको पॉसिबल फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया गया था, यह पोर्टलैंड से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर था। यह इलाका नदी, गहरे जंगलों और पहाड़ों पर मुश्तमिल था। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कूपर पोर्टलैंड के करीब ही कूदा था जहां से उसने जिस जहाज को हाईजैक किया था। लिहाजा FBI ने फौरन वहां पे एक सर्च टीम भेजी जिसने कूपर की तलाश करना शुरू कर दी। इसके अलावा क्रू मेंबर की मदद से कूपर का एक रफ स्केच बनाया गया। इसके साथ ही अमेरिका की हिस्ट्री में किसी क्रिमिनल को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसको नूर जैक का नाम दिया गया। उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह केस अमेरिका की तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा और डैन कूपर दुनिया को कभी नहीं मिलेगा। इस पूरे इलाके में हजारों मिलिट्री ट्रूप्स और उसके अलावा पुलिस अफसरान ने पैदल नदी, नालों और जंगलों, पहाड़ों को खंगाला। इस इलाके में मौजूद हर फार्म हाउस की तलाशी ली गई, हर मकान की तलाशी ली गई। जहां पैदल मिलिट्री ट्रूप्स और पुलिस अफसरान कूपर को ढूंढ रहे थे, वहीं इस सारे इलाके को हेलीकॉप्टर के जरिए छाना गया। इसके अलावा लेक मरवन में सबमरीन को भी उतारा गया, मगर इस सब के बावजूद ना तो कूपर मिला, ना ही कूपर की लाश मिली और ना ही कूपर का इस्तेमाल किए गए पैराशूट का कोई फटा हुआ टुकड़ा मिला और ना ही उन $2 लाख का पता था जो कि कूपर को दी गई थी। यह केस जहां FBI का दर्द सर बना हुआ था, वहीं इस केस को लेकर अवाम और मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा सस्पेंस पाया जाता था। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब डैन कूपर का यह वाकया हुआ, उससे अगले दिन एक न्यूज रिपोर्टर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया, जो कि जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गया और लोग डैन कूपर के बजाय DB कूपर को जानने लगे। हालांकि डैन कूपर ने जो टिकट ली थी डैन कूपर के नाम से, वो भी एक फर्जी नाम था क्योंकि FBI को इस नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल सका। मजीद इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI को पता चला कि 1950 में बेल्जियम की एक कॉमिक बुक है जिसमें डैन कूपर नामी एक कैनेडियन जेट पायलट का जिक्र है। लिहाजा यह माना गया कि डैन कूपर ने इस कॉमिक बुक से मुतासर होकर अपना नाम डैन कूपर रखा था। शुरू के दिनों में FBI के इन्वेस्टिगेटर रैल्फ हैमलेस बैक, जो कि इस टीम को लीड कर रहे थे और जिन्होंने इस मिशन को नूर जैक का नाम दिया था, उनका यह मानना था कि कूपर जहाज से सेफली लैंडिंग नहीं कर सका क्योंकि उस रात आसमान पर बादल बहुत ज्यादा थे, हवा बहुत तेज चल रही थी, इसके साथ साथ बर्फीली बारिश थी और टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड था और कूपर ने इजी टू यूज पैराशूट की बजाय मिलिट्री पैराशूट का इंतखाब किया। उसके बाद जब कूपर ने जहाज से छलांग लगाई होगी तो उसका गेटअप स्काई डाइविंग के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं था। ना तो उसके पास हेलमेट था, ना ग्लव्स, ना स्काई डाइविंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्लासेस और ना ही शूज। लिहाजा FBI के इन्वेस्टिगेटर ये मानते रहे कि कूपर छलांग लगाने के बाद किसी दरख्त या पहाड़ से टकराकर मर गया होगा, लेकिन उनकी ये थ्योरी उस वक्त गलत साबित हुई जब कूपर के इंसिडेंट के बाद बहुत से लोगों ने बिल्कुल इसी स्टाइल से जहाजों को हाईजैक करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने बिल्कुल इसी तरह पैसों की वसूली की और जहाज से छलांग लगा दी और ये सब लोग सेफली लैंड भी हो गए। गो कि इन सब लोगों को FBI ने बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया था, मगर कूपर का बिल्कुल अभी तक कोई पता नहीं था। FBI ने कूपर को पकड़ने के लिए हर मुमकिन तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, जहां हजारों मिलिट्री ट्रूप्स को जंगल, नदी नालों और पहाड़ों में भेजा गया कि वो कूपर को तलाश करें। इसके अलावा स्पाई जेट और हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया, सबमरीन को इस्तेमाल किया गया, मगर कूपर का कोई नामो निशान नहीं था। इसके साथ साथ FBI ने उन 2 लाख नोटों की सीरियल को अखबारों में शाया कर दिया जो कि कूपर को दे गए थे और आवाम से ये अपील की गई कि अगर किसी को भी ये नोट मिले तो वह फौरन FBI को उसके बारे में इन्फॉर्म करे और उसको इनाम दिया जाएगा। जहाज के हाईजैक होने के 5 साल के अंदर अंदर FBI ने तकरीबन 800 सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिनमें 24 को डीपली इन्वेस्टिगेट किया, मगर FBI के हाथ कुछ नहीं आया। इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब फरवरी 1980 में टीना बार के बीच पे ब्रैंक एंग्रम, एक 8 साला बच्चे को वहां पर $20 के 3 बंडल मिलते हैं। इनकी अमाउंट तकरीबन $5,800 बनती थी और ये बंडल वही थे जिनके सीरियल नंबर कूपर को दिए गए सीरियल नंबर के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गए। तकरीबन 9 साल बाद कोई पुख्ता सबूत मिला था, लिहाजा FBI ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी और इस दफा उम्मीद की जा सकती थी कि FBI किसी न किसी तरह कूपर को ढूंढ लेगी।
मगर दोस्तों ये केस सुलझने की बजाय मजीद उलझ गया, क्योंकि जहां से ये रकम मिली थी ये इलाका उस पॉसिबल लैंडिंग जोन से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर था। यहां पर इन पैसों के होने के दो ही मतलब थे, या तो डैन कूपर इस जगह पर लैंड हुआ था और उससे यहां पर ये पैसे गिर गए, और दूसरी वजह यह थी कि डैन कूपर उसी जगह लैंड हुआ था जो कि पॉसिबल लैंडिंग जोन बताया जाता है, और जल्दी में उससे पैसों के ये बंडल गिर गए जो कि लॉयस रिवर से होते हुए कोलंबिया रिवर में आ पहुंचे और वहां से टीना बार के बीच में आ गए। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि लॉयस रिवर जहां पे कोलंबिया रिवर को मिलता है वहां से इसकी डायरेक्शन टीना बार के उल्टी सिमत में बहती है, यानी कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये पैसे उल्टी सिमत में बहते हुए टीना बार के बीच में पहुंच जाए। बहरहाल ये पैसे कैसे भी पहुंचे, FBI ने इस इलाके को मजीद इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बहुत से इलाकों में खुदाई की गई कि हो सकता है कि बाकी रकम भी यहीं से मिल जाए। इस इलाके में दोबारा इन्वेस्टिगेशन की गई, दोबारा तलाशी शुरू की गई, लेकिन बिर आखिर डैन कूपर फिर भी नहीं मिला। सालों पर साल बीते गए, लेकिन FBI की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी थी। FBI ने मजीद सस्पेक्ट्स को दोबारा इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इस दौरान बहुत से लोगों ने अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को डैन कूपर नामी बताकर FBI को सौंपा। बहुत से लोगों ने फेमस हासिल करने के लिए अपने आप को डैन कूपर बनाकर FBI को गिरफ्तारी दी, मगर बहरहाल इन लोगों में से कोई भी डैन कूपर नहीं था। 40 सालों में FBI ने तकरीबन 1000 सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, और इस केस की इतनी फाइलें बन गई कि अगर इन फाइलों को ऊपर नीचे रखा जाए तो तकरीबन 40 फुट की ऊंचाई बनती है। FBI के सस्पेक्ट्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचर्ड फ्लॉय मैकॉय है, जिसने कूपर की कंपनी के हाईजैकिंग के 4 महीने बाद सेम कंपनी का तैयारा सेम तरीके से हाईजैक किया और $5 लाख की अमाउंट लेकर सेफली तरीके से लैंड भी कर गया। लेकिन FBI ने इसको 5 दिन बाद ही अरेस्ट कर लिया। इसके बारे में ये ख्याल था कि हो सकता है ये ही डैन कूपर हो, मगर उसकी उम्र 29 साल थी जबकि डैन कूपर की उम्र तकरीबन 45 साल थी, लिहाजा इसको इस लिस्ट से निकाल दिया गया। इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग केस 1995 में देखने को मिला जब J.O. नामी एक शख्स ने FBI को कॉल पे ये बताया कि उसका हस्बैंड ही डैन कूपर था जो कि उस वक्त मर चुका था। उसका कहना था कि एक दफ़ा वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयस रिवर के किनारे जंगल में गई तो उसके हस्बैंड ने बताया कि यही वो जगह है जहाँ पे डैन कूपर ने लैंड किया था। उसके बाद वो टीना बार के बीच पर आए जहाँ उसके हस्बैंड ने उसको थोड़ी देर के लिए खड़ा करके खुद गायब हो गया। उसका कहना था कि टीना बार के बीच पे जो ब्रैन एंग्रम नामी 8 साल बच्चे को पैसे मिले थे ये उसके हस्बैंड ने ही छुपाए थे। जब FBI ने उसका इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि उसका हस्बैंड डैन वेबर एक क्रिमिनल था, लेकिन डैन कूपर नहीं था, क्योंकि उसका DNA डैन कूपर के DNA से मैच नहीं हुआ, लिहाजा इसको भी उस लिस्ट से निकाल दिया गया। इसके अलावा एक और शख्स जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि हो सकता है वो डैन कूपर हो, उसका नाम केंथ क्रिश्चियनसन था, जो कि नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के लिए काम कर चुका था। इसके अलावा वो साबका मिलिट्री ऑफिसर था और एक पैराट्रूपर भी रह चुका था। उसके डैन कूपर होने की सबसे अहम वजह यह थी कि उसकी शक्ल डैन कूपर से बहुत ज्यादा मिलती थी। इसके अलावा वो सिगरेट का शौकीन भी था और वो उसी इलाके में रहता था जहां पे डैन कूपर का पॉसिबल लैंडिंग जोन था, और वहां पे उसने अपनी कमाई से बढ़कर एक बहुत अच्छा घर भी लिया था जिसके बारे में शक किया जा सकता था कि हो सकता है ये डैन कूपर हो। इसके अलावा उसने एक दफा अपने भाई को कहा था कि उसके पास एक राज है और ये राज उसको जरूर जानना चाहिए। उसका लिखा हुआ एक नोट भी मिला जो कि उसने हॉलीवुड के किसी फिल्म प्रोड्यूसर को लिखा था कि उसको उस पे फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन ये सब बातें उसके मरने के बाद उसके भाई के जरिए बाहर आई, लिहाजा FBI ने इन सब बातों को महज इत्तेफाक जानकर उसको भी इस लिस्ट से बाहर कर दिया। इसके अलावा हजारों सस्पेक्ट्स को DB कूपर के साथ जोड़ा गया, मगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी DB कूपर साबित ना हो सका। इस तरह तकरीबन 45 साल बाद हजारों सस्पेक्ट्स को जांच करने के बाद और कई जगहों की छानबीन करने के बाद, नदी नालों, जंगलों और पहाड़ों को खंगालने के बाद DB कूपर का कोई अता पता ना चल सका। और इसके कुछ सालों बाद DB कूपर के जो 8 सिगरेट बट्स मिले थे और उसकी टाई पर लगा क्लिप, वो भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। ये केस जहां दुनिया के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग था, वहां पे FBI के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ था, लिहाजा 45 साल बाद जुलाई 2016 को FBI ने इस केस को बंद कर दिया और इसको अनसॉल्व्ड ही रहने दिया। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन DB कूपर की गुत्थी सुलझाने के लिए आज तक काम कर रही हैं। कई लोगों का DB कूपर हीरो बन चुका था। DB कूपर ने बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाई। लोग जानना चाहते थे कि DB कूपर कौन है, वो कहां से आया। बरसती बर्फानी बारिश -7 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में जहाज से छलांग लगाने के बाद बिल्कुल अजीब तरीके से गायब हो गया और आज तक उसका पता ना चल सका। लोगों का कहना था कि जिस तरीके से उसने जहाज को हाईजैक किया और FBI को चकमा देता रहा, ये वाकई एक काबिल तहसीन अमल है। DB कूपर का जो पॉसिबल लैंडिंग जोन था वहां से करीब ही एक बार है जहां पर 24 नवंबर को लोग DB कूपर के नाम से डे मनाते हैं।
50 साल गुजरने के बाद भी इस केस का खुलासा नहीं हो सका और इसको अनसॉल्व्ड छोड़ दिया गया। द ओनली मिस्ट्री ऑफ यूएस हिस्ट्री। ये यूएस की कमर्शियल एविएशन का वाहिद केस है जो आज तक अनसॉल्व्ड है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर डीबी कूपर कौन था, वो कहां से आया, रात के अंधेरे और तेज तूफान में जहाज से छलांग लगाकर कहां गायब हो गया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।